प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो कि लॉर्ड हॉर्डिंग्स के बाद में भारत आया। जब लॉर्ड हॉर्डिंग ने स्वेच्छा से पद त्याग दिया और इंग्लैंड जब वो पहुंचता है तो उसके स्थान पर 1848 में लॉर्ड डलहौजी को गवर्नर जनरल के रूप में भारत भेजा जाता है। डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक ये जो समय है, यहाँ पर उसने गवर्नर जनरल के रूप में भारत में कार्य किया। और यह पूरा जो समय है 1848 से 1856 के बीच का जो समय है, भारतीय इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई महत्वपूर्ण कार्य इस समय हुए। वो भारतीयों के लिए अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन इतिहास में उनकी चर्चा बड़ी प्रमुखता के साथ में होती है। और लॉर्ड डलहौजी के कुछ कार्य ऐसे थे जिसके कारण उसको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। यह विशेष उल्लेखनीय है कि भारत में गवर्नर जनरल के रूप में डलहौजी ने दो प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त की। पहला तो राज्य विस्तार और दूसरा प्रशासनिक सुधार संबंधी। 1848 में आते ही उसने यानी कि डलहौजी ने सुधार कार्य प्रारंभ किए, और जिसके तीन प्रमुख कारण थे। पहला, यूरोप की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से भारत भी प्रभावित हुआ। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरोप में रेलवे की स्थापना हुई तथा तार सेवा का प्रारंभ हुआ। यूरोप में इन दोनों संचार साधनों का रिजल्ट बहुत अच्छा मिला और इससे व्यापार बहुत सुगम हो गया, और इस कारण से कई कंपनियां भारत में रेल मार्गों की रेल का कार्य करना चाहती थी। दूसरा, डलहौजी इस सुधार प्रक्रिया द्वारा भारतीय जनमानस को प्रभावित करना चाहता था। तीसरा, डलहौजी के आगमन के समय भारत में कंपनी की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो चुकी थी। मात्र राज्य विस्तार के द्वारा ही कंपनी ने अपनी आय में 40 लाख रुपए की वृद्धि कर ली थी। देशी रियासतों के प्रति अनौचित्यपूर्ण नीति को भी सार्थक एवं नैतिक सिद्ध करते हुए डलहौजी ने एक बार कहा था कि हम एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। अतः अब डलहौजी इस स्थिति में था कि विभिन्न सुधार योजनाओं पर ध्यान दे सके और धन व्यय कर सके। इसके अतिरिक्त डलहौजी ने जो लोक कल्याणकारी प्रगति है, जन उपयोगी, को प्रोत्साहित करके भारत में कंपनी के प्रशासन का औचित्य सिद्ध करने का डलहौजी ने प्रयास किया। इसीलिए डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उसके द्वारा किए गए सुधारों को हम तीन
भागों में विभाजित कर सकते हैं ताकि अध्ययन में सुविधा रहे। पहला है प्रशासनिक सुधार। गवर्नर जनरल डलहौजी ने अपने शासनकाल में कार्यकारिणी परिषद एवं व्यवस्थापिका में विभेद स्थापित किया। कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका सभा तथा कानून को लागू करने वाली कार्यकारिणी सभा कहलाने लगी। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कानून जो बना रही है वो व्यवस्थापिका, लागू जो कर रही है वो कार्यकारिणी। डलहौजी ने व्यवस्थापिका सभा को के जो अधिकार हैं के अधिकारों को स्वीकार किया और उसके प्रत्येक सदस्य को बिल पेश करने का अधिकार दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के समान अब भारत में भी प्रत्येक बिल पर बहस करते समय प्रत्येक जो विषय है उस पर विचार किया जाने लगा। स्थानीय परंपराओं और परिस्थितियों से अपरिचित होने के कारण परिषद के सहयोग से भी गवर्नर जनरल को उपयोगी कानून बनाने में बहुत कठिनाई होती थी। इस शासकीय त्रुटि को समाप्त करने के लिए डलहौजी ने कुछ प्रांतीय सदस्यों को भी शासन कार्य में सम्मिलित करने का जो है एक उसने श्रीगणेश किया। 1853 में एक अधिनियम द्वारा प्रांतीय गवर्नर को गवर्नर जनरल की काउंसिल के लिए एक सदस्य मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। अब कानून बनाने के लिए मुंबई, बंगाल, मद्रास और आगरा प्रांतों से एक सदस्य का चुनाव किया जाने लगा। इस सभा में 2 न्यायाधीश भी भाग लेते थे। डलहौजी ने गवर्नर जनरल को बंगाल के प्रशासन से अलग कर दिया तथा इस प्रांत की शासन व्यवस्था को संभालने के लिए एक पृथक गवर्नर की नियुक्ति की गई। नए विजित जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को केंद्रीय प्रभाव के अंतर्गत रखा गया। गवर्नर जनरल को कमिश्नर की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। इस समय कमिश्नर ही नए विजित क्षेत्रों का प्रशासन चलाते थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विभागीय उत्तरदायित्व की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था में कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को कुछ विभागों के लिए उत्तरदायी माना गया। यहाँ तक कि इस विभाग से संबंध कागजात भी उसी के द्वारा देखे जाने लगे। विद्यार्थियों, डलहौजी ने ही ब्रिटिश भारत को कई जिलों में विभाजित किया। इसके अनुसार बंगाल एवं बिहार में 23 जिले, बंबई में 13 जिले, मद्रास में 26 जिले तथा सिंध में 3 जिले स्थापित किए गए। विद्यार्थियों, मैं दोहरा रहा हूँ, यदि आपने कागज पेन हाथ में नहीं लिया है तो आप लिख सकें कि बंगाल और बिहार में 23 जिले, 23 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, बंबई में 13 जिले बनाए गए 13, मद्रास में 26 जिले तथा सिंध में 3 जिले स्थापित किए गए। प्रत्येक क्षेत्र के जिला अधिकारियों को प्रशासनिक, पुलिस एवं न्यायिक अधिकार दिए गए। यह व्यवस्था केवल पंजाब में लाभदायक सिद्ध हुई, से सभी स्थानों पर इसके परिणाम अच्छे नहीं निकले। अब विद्यार्थियों, बात यह नहीं है कि कोई प्रयोग किया वो असफल हो गया इसलिए उस व्यक्ति की आलोचना की जाए। प्रशंसा इस बात की है कि जिस डलहौजी के कारनामे, राजनीतिक कारनामे इतने क्रूर थे हिंदुस्तान में, उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी उसने ये प्रशासनिक सुधार यहाँ पर लागू किए। दूसरी, अब हम बात करते हैं आर्थिक सुधारों की। डलहौजी ने अनेक आर्थिक सुधार भी किए।
इनके अंतर्गत प्रमुख रूप से संचार के साधनों को आधुनिक बनाया गया। केंद्र में सार्वजनिक निर्माण के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की गई। जो हमारा विद्यार्थियों PWD डिपार्टमेंट है, वो सार्वजनिक निर्माण के लिए डलहौजी ने इस विभाग की स्थापना की। इस विभाग के द्वारा देश भर में सार्वजनिक निर्माण कार्य नियोजित किए जाने लगे। सरकार को सलाह देने के लिए एक अनुभवी काउंसलर की नियुक्ति की गई। निर्माण कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से बजट का प्रोविजन किया गया। तो पहला जो आर्थिक सुधार है जिसकी चर्चा करनी आवश्यक है, वो है भारत में रेल का प्रारंभ। गवर्नर जनरल के रूप में भारत आने से पहले डलहौजी ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में रहकर रेल विभाग के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुका था। अतः उसे इस बात का अच्छा अनुभव था। उसने भारत में रेलवे की स्थापना में विशेष रुचि प्रदर्शित की तथा इस विषय में सरकार, जो उसकी गृह सरकार यानी कि जो ब्रिटेन की सरकार है, से अनुमति भी प्राप्त कर ली। 1853 में उसी के विचार, उसी की योजना के परिणाम स्वरूप बंबई से थाना के मध्य भारत में रेल सेवा प्रारंभ की गई। 1884 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के मध्य रेल मार्ग बनाया गया। इसके बाद मद्रास में भी रेल मार्ग की स्थापना के लिए विभिन्न कंपनियां डेपुट की गई, जो सरकार के निरीक्षण में विदेशी पूंजी लगाकर अपना धन कार्य करती थी। विद्यार्थियों, यहाँ मैं एक संकेत आपको और कर दूं कि भारत में जो पहला विदेशी पूंजी निवेश हुआ था वो रेलवे में हुआ था 1857 ईस्वी में। पहला पूंजी निवेश वो 1856-57 में रेलवे में हुआ था, जिसको कहते हैं ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वो विभिन्न कंपनियां जो सरकार के निरीक्षण में विदेशी पूंजी लगाकर अपना कार्य करती थी, इससे प्राप्त लाभ का 5% उस व्यक्ति को प्राप्त होता था जो उसमें पूंजी लगाता था। इतिहासकार स्मिथ इस संदर्भ में लिखते हैं कि तीसरा और निर्णायक कदम रेलों का श्री गणेश था। यह डलहौजी का काम था तथा कुछ हद तक इसे उसका सबसे महान कार्य माना जा सकता है। V.S. स्मिथ ने ये बात द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखी है। दूसरा महत्वपूर्ण जो आर्थिक सुधार की दृष्टि में चर्चित उल्लेखनीय तार एवं डाक विभाग की स्थापना। रेलों के अतिरिक्त भारत में आधुनिक ढंग की तार व्यवस्था, डाक तार व्यवस्था चालू करने का श्रेय भी डलहौजी को ही प्राप्त है। भारत में पहले डाक चौकियां थीं, जहां राजा महाराजाओं की तरफ से हरकारे नियुक्त होते थे, यानी कि घुड़सवार। वे घोड़ों पर हरकारे जो घोड़ों पे डाक बांटते थे, वे घोड़ों पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह डाक पहुंचाया करते थे। डलहौजी ने पोस्ट कार्ड चलाया। विद्यार्थियों, ध्यान से आप यदि सुन रहे हैं तो देखिए, पोस्ट कार्ड जो आज भी चलता है डलहौजी की देन है। और आधुनिक ढंग के डाकघरों की स्थापना की। रेलों का कारण, जो रेल है उनके कारण डाक एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से जाने लगी। पहले घोड़ों पर जा रही थी ना, अब रेल से जा रही है। और 2 पैसे के कार्ड, 2 पैसे के लिफाफे, पोस्ट कार्ड व लिफाफे के द्वारा भारत के किसी भी भाग में समाचार पहुंचने लगा। तो तार द्वारा संदेश और भी तेजी से पहुंचाने की व्यवस्था हो गई। डाक तार विभाग के माध्यम से भारत के विभिन्न भागों को कनेक्ट किया गया।
और इससे विद्रोह के समय अंग्रेजों को बड़ी सहायता मिली। जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद भी जो हमारे देश में जो विद्रोह होते रहे, ये डाक तार व्यवस्था अंग्रेजों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। विदेशों में डाक भेजने के लिए 4 आने के टिकट निकाले गए। 1850 में डाकघरों को एक डायरेक्टर जनरल के संचालन में कर दिया, अलग से डिपार्टमेंट, अलग से उसका डायरेक्टर जनरल जो उसको डायरेक्शन देगा। उसकी सहायता से प्रत्येक प्रांत में एक पोस्ट मास्टर जनरल की नियुक्ति की गई। डायरेक्टर जनरल के नीचे पोस्ट मास्टर जनरल। इस डलहौजी के शासनकाल में 4000 लंबी तार सेवा प्रारंभ हो गई थी विद्यार्थियों। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद आर्थिक सुधारों में हम बात करते हैं नहरों के निर्माण की। डलहौजी ने किसी भी देश के विकास में नहरों के महत्व को समझ लिया था। यूं तो अब तक के सभी गवर्नर जनरल कृषि के लिए नहरों के महत्व को समझते और स्वीकार करते थे, परंतु डलहौजी के अतिरिक्त और किसी ने भी इस दिशा में कार्य नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। डलहौजी ने भारत आते ही गंगा नहर के निर्माण की योजना को क्रियान्वित किया। 8 वर्षों के निरंतर परिश्रम के पश्चात उसके ही कार्यकाल में 525 लंबी इस नहर के निर्माण का कार्य पूरा हुआ। बहुत बड़ी बात है विद्यार्थियों। उसके नहर के निर्माण के लिए कुल मिलाकर जो धनराशि जो खर्च हुई 14 लाख पौंड की धनराशि जो है वो खर्च हुई। 14 लाख पौंड। इसके अतिरिक्त उसने कृष्णा डेल्टा योजना, पोलार योजना और पंजाब की नहर योजनाएं भी इसी कार्य में पूर्ण हो सकी। तो ये विद्यार्थियों डलहौजी के आर्थिक सुधार थे। अब अगला जो सुधार है डलहौजी का, वो हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।